बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करना है आज। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने पढ़ना है आज स्टडी प्रिज्म के अंदर। तो प्रिज्म को हमने स्टडी करना है। सबसे पहले प्रिज्म होता क्या है उसको देखते हैं, और उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होती है उसको हम देखेंगे। अच्छा, ये जो होता है ना आपका, ये ट्राइंगल की शेप में होता है प्रिज्म। देखा कभी नहीं कि नहीं आपने? प्रिज्म क्या होता है आपका? एक ट्राइंगल की शेप में होता है प्रिज्म। अच्छा, अब अगर मैं प्रिज्म के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखूं, लेट कर लो ये कोई ऑब्जेक्ट हमें रखा है, तो इसके अंदर से रेज गुजरेंगी, जो इसके अंदर से निकलेंगी और प्रिज्म के अंदर से गुजरेंगी। लेट कर लो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से पहली रेज गुजरी। अब आप देख रहे हो कि ये जो आपका प्रिज्म की एक साइड है जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर साइड, इसके अंदर से ये बिल्कुल सीधी गुजर गई रे, ना बेंड नहीं हुई, ना नीचे की जानिब ना। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके दरमियान जो एंगल है वो 90 का है, परपेंडिकुलर है। तो हमने देखा था लास्ट कल भी कि जब हमने लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर गुजारी स्लेब में से तो वो सीधी गुजरती है, वो आपकी बेंड। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या नाम देते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो मुझे इसके ऊपर क्या करवाना पड़ेगा? जिस पॉइंट पे ये गिर रहा है उसके ऊपर मुझे परपेंडिकुलर नॉर्मल करवाना पड़ा। अच्छा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे होगा? क्या ये सीधी लाइन होगी, थोड़ी टेढ़ी लाइन होगी? तो नीचे ऐसे थोड़ी टेढ़ी होगी ना। इसके ऊपर ये 90 का एंगल बनाना है हमने। नहीं समझ आई बात की? अब आप देखो 90 का एंगल होता क्या है। लेट कर लो अगर आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो होगा वो इस तरह होगा, ऐसे ही कि नहीं? तो ये हमारा क्या होगा? 90 का एंगल परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर आपकी लाइन ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बल्कि थोड़ी टेढ़ी है, तो इसके ऊपर एंगल जो होगा 90 का वो इस तरह होगा, बल्कि उसका भी मुझे टेढ़ा करना पड़ेगा परपेंडिकुलर कराने के लिए। अब ये जो लाइन अगर आपकी इंक्लाइंड है, टेढ़ नहीं है, तो उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर गिराना है तो वो आपको बिल्कुल टेढ़ा करना पड़ेगा। अब आपको समझ आएगा 90 का एंगल है। अगर मैं उसको वहां पे ले जाके, अब ये देखो ये भी 90 का एंगल है और ये भी हमारा 90 का है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे जाके एडजस्ट करूँ तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी बात की। ये देखो ये उसके ऊपर क्या है? 90 का एंगल है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गई बात की? अब हमने देखना है कि ये जो आपका कौन सा, ये शीशे का पड़ा होगा इधर की, देखो जरा, मैंने अभी तो पिया था। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं ये देखूं इंसिडेंट रे, ये हमारी कौन सी रे है और ये हमारा नॉर्मल। इंसिडेंट और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है वो कौन सा होता है? इंसिडेंट एंगल होता है। तो ये हमारा जो एंगल है ये हमारा क्या है? इंसिडेंट एंगल। और ये हमारा 45 का, ये हमारा कितना है? 45 का। अब ये जो एंगल 45 का है, अगर आपको याद हो मैंने कल बताया था कि जो ग्लास स्लेब होती है या ग्लास जो होता है उसका क्रिटिकल एंगल कितना था? 42 था। तो अब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा ग्रेटर है, तो अब क्या होगा फिर? लाइट रिफ्रैक्ट होगी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी? उसी उसी मीडियम में वापस आ जाएगी कि एयर में चल जाएगी? उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब ये यहाँ से रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे वो देखो उसने स्टेटमेंट बताई है कि अगर आपका इंसिडेंट एंगल 45 हो और क्रिटिकल एंगल हमारा क्या 42 है, तो क्या होगा? तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक वापस आ जाएगी। ये देखो आ गई वापस। और ये क्या होगा? उसी मीडियम वापस आ जाएगी। लेकिन देखो अब ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल रे है और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड। और वो भी 45 है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब चीज रिफ्लेक्ट होती है तो इंसिडेंट एंगल तो रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये हमने रिफ्लेक्शन के केस में स्टडी किया हुआ था। अब आपको समझ आ गई है 45 क्यों है? अच्छा, जब ये लाइट नीचे, तो बेटा ये देखो इन तीनों में ये, तो बेटा इन दोनों में ये दो भी तो कॉमन है।
जो जो कॉमन निकालो। अब ये 2 ज़रब 2 और नॉन कॉमन, ये पहला सवाल कौन सा शुरू किया आपने? गधे, पहले पहला सवाल शुरू करो, तुझे पता नहीं क्या शुरू कर लिया। और नॉन कॉमन फैक्टर को के तो कौन से हैं? 2 ज़रब 5, इनको मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो गया और ये हो गया 20। तो यहाँ पे फार्मूला लिखो ये वाला और दोनों को ज़रब दे दो, ठीक है। यहाँ से समझ आ गई बात की। अच्छा अब आप गौर करो कि ये जब इस बेस के अंदर से गुजरता है तो बिल्कुल सीधी गुजरती है, फिर ये बेंड नहीं होती। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे भी एंगल कितना है? 90 का, इसलिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गुजर जाएगी। अच्छा अब मैंने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से ये रे गुजारी थी, अब नीचे से भी तो निकल रही होगी, हर पॉइंट से निकल रही है, तो वो भी क्या होगी? बिल्कुल पहले सीधी गुजर जाएगी और जब टकराएगी तो इसके ऊपर नॉर्मल गिराएंगे और ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मेरे ख्याल से अब समझ आ रही है बात को, ये बताने की जरूरत तो नहीं ना। तो यहाँ पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट पड़ेंगे। अच्छा अब इसकी वजह से ये जो बनेगा नीचे, ये हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा? इमेज बन जाएगा उस जिस्म का। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट देख लो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है कि नहीं? अगर हुई है बताओ पहले, हुई है कि नहीं? टोटल इंटरनल यानी कि क्रिटिकल एंगल से एंगल बड़ा इंसिडेंट, तो लाजिमी बात है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अच्छा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब हुई है तो एंगल कितना बनेगा? टोटल कितना एंगल पे बेंड हुआ वो? 90 डिग्री पे। गुड शाबाश। ये देखो 45 ये 45 ये कितना हो गया? 90, यानी कि ये जो इधर से आ रही थी ये 90 के एंगल पे बेंड हो गई। तो हमारा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो कितने एंगल पे बेंड हुई है? 90 के एंगल पे बेंड हुई है, ठीक है। अब यही बात ना आगे चल के वो डेफिनेशन में आएगी। पहले तो मैं सारी ये थ्योरी जो है वो समझा देता हूँ आपको। उसके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म, अब इसकी थ्योरी देख लो पहले। कहते व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ फेस ऑफ प्रिज्म परपेंडिकुलरली, पहले वो प्रिज्म परपेंडिकुलर करा रही थी तो क्या वो बेंड होगी? नहीं होगी। इट एंटर द प्रिज्म विदाउट डेविएशन, बगैर मुड़े, बगैर बेंड हुए। डेविएट का मतलब बेंड होना, मुड़ जाना। क्या होगी वो लाइट? सीधी गुजर एंड स्ट्राइक द हाइपोटेन्यूज। फिर कहाँ टकराती थी जाके? हाइपोटेन्यूज के किस एंगल से टकराती थी? और ये कौन सा एंगल था? एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा था। तो अगर क्रिटिकल एंगल से ये बड़ा है तो क्या होगा? आपकी जो रोशनी होगी रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम, और टोटल रिफ्लेक्शन कितनी होगी? 90। अब ये सारी आपको जो थ्योरी लिखी समझ आ रही है, इसका मतलब आपको समझ आ गया अगर आज थ्योरी समझ आ रही है तो आपको। अच्छा अब इसकी डेफिनेशन देखो, ये तो था ना जो आपने ये परफॉर्म किया प्रैक्टिकल। अब इसकी डेफिनेशन देखो। मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज राइट एंगल प्रिज्म टू रिफ्लेक्ट अ बीम ऑफ लाइट थ्रू 90 और 180। कहता है बहुत सारे हम इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर हम प्रिज्म लगा देते हैं जो कि लाइट को बेंड कर देते हैं 90 के एंगल पे या 180 के एंगल पे। अगर दो प्रिज्म लगा दोगे 180 के एंगल पे बेंड कर देगा, 90 प्लस करके। तो 90 मेन जो है ना एक प्रिज्म वो 90 के एंगल पे बेंड करता है। अच्छा सच एज कैमरा, कैमरा में भी इस्तेमाल होती है। बाइनोक्यूलर्स, पेरिस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, ये जो आपको होता है ना दूर चीज़ों को देखने के लिए, तो वहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं ये, ठीक है। वहाँ पे ये आपकी लाइट को बेंड करवाने के लिए, इस वजह इसकी डेफिनेशन है प्रिज्म की। यहाँ से कोई बात? अच्छा ये आपने फिगर जो है ना आपने बनानी है किसके अंदर? अपने बोर्ड के एग्जाम में अगर ये आती है लॉन्ग क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, अगर वो शॉर्ट में पूछ जाए बस प्रिज्म की फिगर बनाओ। फिगर आपको जब तक नहीं आएगी आप लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिगर को आना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? काफ़ी इतना आज, चलो इसको पढ़ लो ज़रा 5 मिनट। अच्छा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर आपने देखा था कि आपका जो प्रिज्म है वो क्या होता है? रोशनी को
टोटली रिफ्लेक्ट करता है। अगर जो रोशनी है प्रिज्म की यानी कि इस तरह हाइपोटेन्यूज से टकराती है तो वो 90 के एंगल पे बेंड हो जाती है। ये मैंने सारा स्टडी किया था। और अच्छी जो 90 के एंगल पे होती है इसकी एग्जांपल उसने क्या दी हुई है, देखो पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के अंदर देखो ये जो एक लेंस एक आपका जो है क्या कहते हैं प्रिज्म इधर लगाया हुआ है, किधर लगाया हुआ है, 90 के एंगल पे उसको बेंड कर रहा है। अच्छा दूसरी एग्जांपल देखो, अगर 180 के एंगल पे बेंड करवाना हो तो वो फिर हाइपोटेन्यूज से नहीं टकराएगा, बल्कि किससे टकराएगा, उसके परपेंडिकुलर या बेस से टकराएगा। पहले 90 पे बेंड हुआ फिर दोबारा 90 पे बेंड हुआ। इसकी एग्जांपल देखो, आपका जो कैमरा है, कैमरे में पहले आपका प्रिज्म ये लगाया हुआ है, यहाँ से 180 पे बेंड हुआ, फिर यहाँ से फिर दोबारा 180 पे बेंड होके आपकी आईज में आ रहा है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो इस तरह ये एडजस्टमेंट की होती है, इसको अच्छी तरह समझ लेना। ये एग्जांपल किसकी है, बाइनोक्यूलर्स की।